जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में भले ही ममता बनर्जी ने आईपैक को ईडी की रेड से कुछ हद तक बचा लिया, दस्तावेज उठाकर ले गई, रिकॉर्ड उठाकर ले गई, सबूत अपने साथ ले गई, लेकिन आईपैक की मुसीबत कम नहीं हुई है। इस मामले का आईपैक से पीछा नहीं छूटा है, इस कोयला तस्करी के मामले का, बल्कि ईडी ने अब और छापेमारी की है आईपैक के अलग अलग दफ्तरों में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, मुंबई में। यहां तक कि आईपैक के जो इनके अभी 3 लीडर इन्हें संभाल रहे हैं, जिन्हें प्रतीक जैन, ऋषिराज सिंह और विनेश चंदेल, ये भी ईडी की नजर में है और ऋषिराज सिंह के घर पर भी छापेमारी हुई है। क्योंकि पूरे आईपैक को भले ही 3 अलग अलग स्तर पर बांटा गया है, प्रतीक जैन के हवाले बंगाल है, ऋषिराज सिंह को भी कुछ हिस्सा दिया गया है और यहाँ विनेश चंदेल को भी कंपनी के कुछ काम दिए गए हैं, तो अलग अलग इलाकों में बांटा गया है। और लेकिन पूरी कंपनी तो एक ही है, इसीलिए सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ऋषिराज सिंह इसलिए निशाने पर आए हैं, कल को विनेश चंदेल भी निशाने पर आ सकते हैं। और मामला वही है, कोयला तस्करी का, अवैध कोयला खनन का मामला है, जिसमें आईपैक पर आरोप है कि करीब 20 करोड़ रुपए की हवाला लेन देन हुए हैं और इसको पहुंचाया गया है आईपैक को। इसका जो मुख्य आरोपी है वो है अनूप माझी, जिसे लाला भी कहा जाता है, जो इस पूरा अवैध कोयला तस्करी के जो व्यापार है उसका सरगना है। और ये मामला साल 2020 से चल रहा है। इसकी शिकायत तब हुई थी, मामला तो लंबे समय से है, अनूप माझी के ऊपर 16 केस लगे हुए हैं, लेकिन बंगाल की पुलिस मजाल है कि हाथ लगा दे, और लगाए भी क्यों। कुछ तो स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार होता है और कुछ इस तरह पैसा घूम के पहुंचता है, आईपैक के पास पहुंचा है पैसा, जैसा कि आरोप है। आईपैक किसके लिए काम कर रही है? 2021-22 से आईपैक सिर्फ ममता बनर्जी के लिए काम कर रही है। उससे पहले तो कई और दूसरी पार्टियां संभाल चुकी है, लेकिन अब पूरी तरह से बंगाल में दफ्तर खोल के आईपैक ने ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी की पूरी तरह से कमान संभाल ली है और उम्मीदवार चुनने से लेकर प्रचार करने तक, सरकारी योजनाएं बनाने तक, सब में आईपैक की भूमिका रहती है। तो एक तरह से वो पार्टी का कैडर ही बन गया है, पार्टी की एक विंग बन गई है और वो जुड़ रही है कोयला तस्करी, वो भी जो बंगाल में हो रही है। बंगाल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स के जो लीज वाले जमीनें हैं, जहां से खनन होता है, खदानें जो है लीज वाली, वहां से ये लोग अवैध तरीके से खनन करते हैं और इसमें ईसीएल के जो कर्मचारी हैं वो भी शामिल है, सीआईएसएफ, रेलवे और अन्य संबंधित विभाग जो है, इनके कुछ अधिकारी जो है इसमें मिले हुए रहते हैं, उनको पैसा मिलता है। और ये अवैध तरीके से खोदा गया कोयला वो कहाँ अलग अलग राज्यों में पहुंचता है, झारखंड में जा रहा है, उड़ीसा में जा रहा है, और उससे जो पैसा आता है वो काला पैसा है, ब्लैक मनी है, उसको व्हाइट करना पड़ता है हवाला कारोबार के जरिए, और फिर वो ऐसे घूमते हुए अलग अलग जगह पहुंच के और उसमें से कुछ कट इधर उधर जाता है। तो यही पैसा जो है आईपैक के पास भी आया था और ये पैसा, जैसा कि आरोप है, ये टीएमसी के गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुआ है। ममता बनर्जी ने गोवा चुनाव लड़ा था, बड़ी ताकत से भी लड़ा था, तो उसमें इस पैसे को लगाया गया है, ऐसा ईडी का आरोप है। अब इसी की जांच के लिए ईडी आई थी यहाँ पर कलकत्ता में, इनके दफ्तर पर, और प्रतीक जैन के घर पर छापा मारने आई थी। अब यहाँ ममता बनर्जी तो बस आग बबूला हो गई कि कैसे छापा मार दिया। पहले प्रतीक जैन के दफ्तर में दौड़ी, ईडी अधिकारियों के काम में दखल दिया और फिर वहां पर हंगामा किया, फिर कुछ कागज, डिवाइसेस उठाकर ले आई और फिर गई वो प्रतीक जैन के ऑफिस में, जो आईपैक के ऑफिस में गई, फिर वहां से भी कुछ दस्तावेज उठाकर ले आई और ईडी अधिकारियों को डराया धमकाया गया। ममता बनर्जी के साथ जो पुलिस आई थी, ये ईडी अधिकारियों का आरोप है कि उनके ऊपर दबाव डाला गया और यहाँ तक कि ये तक दबाव डाला गया कि आप ये लिख दें कि इस जांच से कुछ नहीं मिला। जब वो लिख देंगे कुछ नहीं मिला तो फिर वो दस्तावेज वो हासिल कहां से करेंगे, वहां तो कुछ मिला ही नहीं। तो इन्होंने ये सब इसीलिए किया। ये कह रही थी कि हमारे राजनीतिक रणनीतिक दस्तावेज कैसे पता चलेगा, ईडी जांच करेगी तो पता चलेगा। रणनीतिक है कि कोयला खदान मामलों का वहां पे दस्तावेज पड़ा हुआ है, आप ये आरोप लगा के दखल नहीं दे सकती हैं। और यही मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने भी ये बात बोली है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो उस दिन हुआ वो बिल्कुल सही स्थिति नहीं थी। मुख्यमंत्री का इस तरह ईडी की रेड में दखल देना, वो आप उसे सही नहीं कह सकते हैं। अगर ये पैटर्न रहता है तो दूसरे राज्यों में भी यही होगा और ईडी अपना काम कैसे कर पाएगी। ये अभी कोर्ट में है ये मामला, जिसमें आर्टिकल 32 के तहत ईडी ने वह याचिका लगाई थी कि हमारे स्वतंत्र जांच के
अधिकार का हनन हुआ है और हमारी जांच में दखल दी गई है। इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए कि ये किसने किया, क्यों किया, किस वजह से किया। अब सुप्रीम कोर्ट इसे सुन रहा है। अब ईडी देखिए ये जो अलग अलग जांच में ये सबूत इकट्ठा कर रही है। दिल्ली में भी एक बार छापा मारा था, उसके भी वहां से भी कुछ सबूत मिले हैं, और यहाँ से जो अभी 3 जगह छापे पड़े हैं जहां पर ये आईपैक का दफ्तर है और ऋषिराज सिंह का जो उनके अपने ठिकाने हैं, उन पर जो छापे पड़े हैं उसमें जो कंप्यूटर, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, फोन और इनके वित्तीय रिकॉर्ड, ये सब उठाकर ईडी ले गई है और उनसे जानकारियां निकाल रही है। अब यही ईडी को ये आधार वहां आईपैक के केस में भी इस्तेमाल होगा कि अब जब इतनी जगह ईडी छापा मार रही है तो उसे ये इतनी सारी चीजें मिल रही हैं जिनसे कई अहम सबूत निकल कर आ रहे हैं। तो कोलकाता का जो दफ्तर है, जो बंगाल का ही दफ्तर है, बंगाल में ही अवैध खनन का मामला है, टीएमसी के लोग तक मिले पाए जा रहे हैं, तो वहां से हमको सबूत मिले थे, वहां से अहम सबूत वो हो सकते थे जो ममता बनर्जी उठाकर ले गई हैं, और वो सबूत हमें वापस दिलवाए जाए। ममता बनर्जी के लिए आईपैक मामले में मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, और ये मुश्किलें कोर्ट की तरफ से भी हैं और ईडी की तरफ से भी हैं, क्योंकि ईडी यहाँ पर अलग अलग सबूत इकट्ठा करके आगे के लिए अपना आधार मजबूत कर रही है, और उसी तरह से जरूरत पड़ी तो दोबारा कोलकाता आ जाएगा। संभवतः चुनाव के बाद हो सकता है फिर से छापेमारी पड़ जाए, या प्रतीक जैन की गिरफ्तारी तक की बात एक समय पे सामने आ रही थी, हो सकता है कि भविष्य में चुनाव के बाद उनको भी बुलाया जाए पूछताछ करने के लिए। तो बहुत सारी चीजें यहाँ हो सकती हैं। अब कोर्ट में देखिए लोग क्या कर रहे हैं। कोर्ट में ममता बनर्जी ये नहीं कह रही है कि मैंने दखल देकर बहुत सही काम किया, मैं इस पर टिकी हुई हूँ, इस पर बहस नहीं कर रही है। बहस किस पे हो रही है कि ईडी आर्टिकल 32 के तहत इसमें याचिका डाल सकती है या नहीं। ये कपिल सिब्बल, मनिका गुरुस्वामी, इनको इसी काम पे लगाया हुआ है कि ये कोर्ट को कह रहे हैं कि नहीं, आर्टिकल 32 तो ईडी लगा ही नहीं सकती है। ईडी तो अपने आप में कोई इस तरह की संवैधानिक संस्था नहीं है, वो तो डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट है, तो ये तो सरकार कर सकती है। तो ये सब दलीलें दे रहे हैं। हालांकि कोर्ट इनकी दलीलों से बहुत ज्यादा सहमत नहीं दिखा। कोर्ट ने ये बात भी कही कि अगर यहाँ पर ईडी किसके पास जाएगी, अगर केंद्र इसमें दखल दे तो भी समस्या है, तो फेडरल स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो आखिर फिर तरीका क्या है? अगर कोई राज्य सरकार किसी केंद्रीय जांच एजेंसी के उसकी छापेमारी में दखल देती है, जांच में दखल देती है, तो ईडी किसके पास शिकायत करे? उसी पुलिस के पास शिकायत करे जो पुलिस उसी राज्य सरकार के तहत काम करती है। अगर मुख्यमंत्री ने दखल दिया तो क्या मुख्यमंत्री के तहत आने वाली पुलिस जो है उससे शिकायत की जाएगी? तो मुख्यमंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? तो आखिर किसी और को जांच सौंपनी ही पड़ेगी जो कि न्यूट्रल माना जाए। इसीलिए यही मांग जो है ईडी कर रही है कि भाई सीबीआई से जांच कराइए। आखिर कौन जांच करेगा? अब ममता बनर्जी की पुलिस तो नहीं कर सकती जांच, जो ममता बनर्जी की सरकार के अंडर काम कर रही है। तो कोर्ट बहुत ज्यादा इनके पक्ष में नहीं दिख रहा है, इनके लिए वहां भी मुश्किलें होने वाली हैं। फिर खनन मामले में जैसे जैसे जांच खुलेगी, जैसे जैसे नए सबूत सामने आएंगे, तो आईपैक और ज्यादा इसमें फंसती हुई दिख रही है। आईपैक और देखिए, मामला तो प्रशांत किशोर तक भी पहुंच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर इनके साथ 21 के चुनाव में थे, 20, 21, 22 के करीब इनके साथ थे। उसके बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। जब आईपैक ने यहाँ बंगाल में इनके साथ जुड़ना शुरू ही किया था, तभी उनको अहम भूमिका दी गई थी और वो वहां से वोटर भी बने थे बंगाल से। अभी तक प्रशांत किशोर कहीं और से वोटर नहीं बने हैं। उन्होंने तो तमिलनाडु से भी डीएमके के लिए भी काम किया, कभी बीजेपी के लिए गुजरात में भी काम किया था, लेकिन वो कभी वहां के वोटर तो बने नहीं, लेकिन बंगाल के वोटर बने। तो बड़ा खेल किया गया। आईपैक तब से जुड़ी हुई है, तो हो सकता है कि कल को प्रशांत किशोर से भी पूछताछ हो, या इनके और दूसरे जो अब बड़े अधिकारी हैं उन तक पहुंचे। अब आधार इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है कि जांच एजेंसी किसी को भी वारंट देकर बुला लेगी। वारंट का आपके पास आधार होना चाहिए, वरना ये लोग वकील लेकर कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, फिर जांच एजेंसियों को दिक्कत आती है। तो नंबर तो आएगा सबका, और ये मामला यहीं तक रुकने वाला नहीं है। और इसकी जांच 2020 से चल रही है, अब तक चलती आ रही है, इसका चुनाव से भी लेना देना नहीं है। और जब चीजें जैसे जैसे बाहर आएंगी, वैसे वैसे कई और लोग जो है इस घोटाले के दायरे में फंसते चले जाएंगे, और ममता बनर्जी को कोर्ट से भी जरूर झटका लग सकता है, और उन्हें जो दस्तावेज, जो सबूत वो उठाकर ले गई है, उन्हें वापस देने पड़ सकते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।